उसको घुमा दीजिए इधर, थोड़ा हमको आइडिया रहेगा। ठीक है, शुरू है ना। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखे थे फोटोसिंथेसिस, याद होगा आप लोगों को। और मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो को साथ में हम लोगों को पढ़ना है, एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा आज हम रिवाइज करा देते हैं, और उसमें से जो कुछ कुछ चीज छूट गया होगा वो आ जाएगा। इसके अलावे आज रेस्पिरेशन के भी हम लोग देखेंगे कि टिश्यू रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो उसमें एक चीज हम आपको बताए भी थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलता है तब हमको कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ये ध्यान रखना है, दोनों को समझना है, क्योंकि समझ लेवल पे जब बना रहेगा ना तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी कर लीजिएगा आप लोग। वो ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है एच न्यू, जिसको हम लोग फोटोन के रूप में देखते हैं, कि वो एनर्जी ट्रैप हो रहा है, क्योंकि एक एक कार्बन है यहाँ पे। जब उस दिन हम डायग्राम में बताए थे आप लोगों को कि 6 कार्बन है, या सुक्रोज बनेगा तो उसमें 12 कार्बन आएंगे। तो ये चीज है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का एनर्जी कहाँ से आ रहा है? लाइट से आ रहा है। ये समझना है। अब एक बार मतलब जो लाइट एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कहाँ जमा हो गया? कार्बोहाइड्रेट में जमा हो गया। अब इसी कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग लेके जाएंगे रेस्पिरेशन में, समझ गए? कहाँ लेके जाएंगे? रेस्पिरेशन में। तो वही बॉन्ड टूटेगा और फिर हमको एनर्जी मिलेगा, और यही एनर्जी का इस्तेमाल, ये साइकिल है। समझ गए? इस साइकिल, ये बहुत आसान साइकिल है। अब इसी में कुछ चीज को लेकर के क्वेश्चंस आता रहता है। पिछली क्लास में हम जो बताए थे, और अब बोले भी थे आप लोगों को कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा कि जो नहीं पकड़ में आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस भेजा था, उसमें से हम रिकरेक्ट कर देंगे अभी। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस का लगभग पूरा प्रोसेस हम बता दिए थे। थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में रिवाइज कर देते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। प्लांट में होगा, ग्रीन प्लांट में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है? डबल मेम्ब्रेनस होगा, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि जो हमारा स्ट्रोमा और ग्रेना, ये दो चीज को ध्यान में रखना है। याद है कि आपको बोले थे कि जो सिक्का है, सिक्का को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड। और जब इसका कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक के ऊपर एक दूसरा, तब उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ग्रेना। तो ये ग्रेना जो है लाइट रिएक्शन का है। किसका जगह है? लाइट रिएक्शन का स्थान है ना? बहुत आसान है ये समझना। लाइट रिएक्शन कहने का मतलब जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसी के मेम्ब्रेन पे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो समझिए इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, या जो भी और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इम्बेडेड रहता है। कहाँ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये हमारा मेम्ब्रेन है तो इसी में धसा हुआ रहेगा वो। इसीलिए मतलब ग्रेना जो है लाइट रिएक्शन की जगह, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। एक डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको, हमको लगता है कि वो डायग्राम होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सब पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इसी के जगह का अगल बगल में कैरोटीनॉइड होगा, जैंथोफिल होगा, ये सब कुछ पिगमेंट्स होंगे। समझ गए? और ये पिगमेंट देखिए, ये लाइट आ रहा है ना, फोटोन, इसको ट्रैप किया, ये रेजोनेंस, वो पूरा वो नहीं समझना है आपको यहाँ पे, उसको समझने का जरूरत नहीं है। वो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए जरूरी है। आपको इतना देखिए कितना बढ़िया क्लियर डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक फोटोन, फोटोन कहने का मतलब ये लाइट है ना। ये लाइट सन से आ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है? पिगमेंट्स के। ये पिगमेंट्स कहाँ है? मेम्ब्रेन पर। कौन मेम्ब्रेन पे है? गौर से देखिए, इसी के मेम्ब्रेन पे है ना। जो थाइलेक्वाइड हम लोग बोलते हैं, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे है। और ये जो दो मतलब ग्रेना को जोड़ने वाला वह उसके ऊपर भी है। इसके ऐसा नहीं कि ये इसके ऊपर भी है, यहां वहां सब जगह मतलब वो पिगमेंट्स हैं। समझ गए? इसीलिए वो लाइट रिएक्शन का जगह कहलाता है। क्वेश्चन में ये आएगा आपका कि लाइट रिएक्शन का स्थान कौन है, तो क्या आंसर करना है? ग्रेना। अब स्ट्रोमा क्या है?
वो डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन उसको इसलिए बोलते हैं कि इस रिएक्शन को चलने के लिए लाइट डायरेक्टली होना जरूरी नहीं है, ये समझना है। इनडायरेक्टली जरूरी है, क्योंकि बिना लाइट रिएक्शन हुए ये, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो हमको प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, समझ गए। और उसके मतलब इस ये चले बिना ये होगा नहीं, ठीक है ना, कि ये चले बिना ये होगा नहीं। क्लियर है। अब इसके लिए मतलब इस स्ट्रोम ये डार्क रिएक्शन के लिए जो हमको प्रोडक्ट चाहिए कुछ, उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारा कहां पे बनता है, लाइट रिएक्शन में, और कहां पे बनता है, ग्रेना में। डार्क इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि डायरेक्टली ये रात में भी चल सकता है। क्या होता है, रात में भी चल सकता है, दिन में भी चलेगा, रात में भी चलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, समझ गए। तो जब क्वेश्चन आएगा कि लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, तो स्ट्रोमा में, ठीक है ना, सॉरी ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहां होगा, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन का काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। और ये जो फोटोन्स हैं हमारा, ये जो हमारा पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और हमको प्राइमरी एक्सेप्टर, सब जो मतलब आगे का प्रोसेस है वो बायोकेमिकल पाथवे है। अब ये पिगमेंट भी हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल ए है, बी है, समझे, CDB होता है, उतना नहीं जानना है। क्लोरोफिल ए बी मुख्य रूप से है। इसके बाद कैरोटीनॉइड है ना, और ज़ैंथोफिल है ना। ये सब जो है कहां पे रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ रहेगा। कहां रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ रहेगा, समझ गए। जिसमें से डायरेक्टली क्लोरोफिल ए और बी जो है वो फोटोन को डायरेक्टली रिसीव करता है, और ये जो है ना कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल दो काम करता है। कुछ लोअर वेवलेंथ को रिसीव करता है, साथ में इसके चारों तरफ जब जब वो जमा रहेगा इस तरह से, तो इस मॉलिक्यूल का जो ये क्लोरोफिल ए बी है, सपोज कीजिए ये ए है ये बी है, तो इस मॉलिक्यूल को सन रे से बचाता है, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग छाता ले लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोगों को कम मात्रा में पड़ेगा। वही है कि जो अगर मान लीजिए हाई इंटेंसिटी का लाइट है तो उसको पहला कौन सस्टेन करता है, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल का एक और काम है लाइट रिएक्शन चलाने के साथ साथ, लाइट रिएक्शन में मदद करने के साथ साथ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। किससे बचाता है, फोटो ऑक्सीडेशन से। ये मॉलिक्यूल जब इंटेंस लाइट में ब्रेक कर सकता है तो उसको उससे रक्षा करता है, ठीक है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्लोरोफिल ए और बी को कौन रक्षा करता है, तो कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ठीक है ना। इसके अलावे कई बार क्वेश्चन आ गया कि कौन इसमें वाटर सॉल्युबल है, कौन इसमें वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये तीनों जो क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। यहां पे एक मतलब पिगमेंट होता है हमारा एंथोसाइनिन। क्या होता है, समझे। ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है ना, ये पिगमेंट वाटर सॉल्युबल होता है। जो प्लांट का वैक्यूल हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो प्लांट का वैक्यूल में ये रहेगा। जो कलर्स हम लोग अलग अलग तरह का देखते हैं कई बार, तो किसके वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो ये वाटर सॉल्युबल होगा, याद रहेगा इतना, ठीक है। वो क्वेश्चन कई बार आता है आप लोगों का। तो ये समझ में आ गया, स्ट्रोमा का मतलब समझ में आ गया, ग्रेना का समझ में आ गया, लाइट रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए लाइट रिएक्शन में जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, इसको मतलब याद नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ये हमारा क्या है कि लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है। LHC का मतलब क्या हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर 2, फोटो सिस्टम 2 है ना।
और ये लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या है कि इतना समझना है कि इसमें जो हायर थोड़ा वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव करेगा ये उससे थोड़ा कम, ये 700 नैनोमीटर लाइट को रिसीव करेगा, ये 680 नैनोमीटर को करेगा। वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कभी भी, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। लेकिन आपको इतना समझना है कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दो मतलब लाइट रिएक्शन का सिस्टम होता है, और ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, जो लाइट हार्वेस्टिंग मेरा मॉलिक्यूल्स है ना उसके ऊपर में, कौन कितना मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा, कौन कितना को नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये समझना। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो थोड़ा सा आपको याद रखना है, वो यही याद रखना है कि देखिए कि ये लाइट है ना, गौर से देखिए, ये लाइट यहां भी पड़ रहा है और ये लाइट यहां भी पड़ रहा है। जो अभी हम लोग देखे थे ना, ये देखिए है ना, यही चीज है वहां पे। वो थोड़ा और मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन में है, और वही चीज यहाँ पे हमारा देखिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन में है। एडवांस वर्जन में क्या है कि गौर से देखिए, ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। यहां पे जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, ये देख रहे हैं ना, वाटर टूट रहा है ना। यहां पे आप लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर का विखंडन कहां पे हो रहा है, देखिए कहां पे हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 में होगा। ये याद रखना है आपको, इस डायग्राम के माध्यम से यही दो बात याद रखना है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 में हो रहा है, और यहीं पे ऑक्सीजन निकल रहा है। ये देख रहे हैं आप, गौर से देखिए, यही सब सुपरफिशियल बात। ये जो ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रहा है, ये कहां पे रिलीज हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 में। अब आप गौर से देखिए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, वो आप भूल जाइए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मतलब यहां से वहां अलग अलग मॉलिक्यूल्स होता है बीच में जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। इसको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझिए। क्या है कि जो लाइट में एक एनर्जी है, वो एनर्जी आया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर में। किसके ऊपर आया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। इसको अगर साइड से हम लोग समझे, मान लीजिए ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट आया ना, तो अब ये लाइट के वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है कि नहीं, बोलिए। कोई चीज हम बॉल फेंकेंगे तो बॉल में एनर्जी आएगा कि नहीं, कौन सा एनर्जी गया, मेरा मसल एनर्जी गया बॉल में, समझ गए। बॉल अपने आप एनर्जी नहीं प्राप्त किया। जो हम लोग पंखा घुमाते हैं, पंखा में जब तक स्विच नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो घूमेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, वो कौन एनर्जी दिया उसको, लाइट दिया, ठीक है ना। यही समझना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर फोटो सिस्टम 1 की तरफ बढ़ेगा ये, तो इसी क्रम में एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए ये जो एटीपी हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एटीपी देखिए, और ये दो चीज देखिए, ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है कौन कौन, गौर से देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट है ना, दोनों प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज होता है। याद रहेगा इतना। ठीक है ना। देखिए क्या है, इसमें दो तीन बात याद रखना है। क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का विखंडन
कहाँ पे हो रहा है? PS2 फोटोसिस्टम 2 में हो रहा है। मतलब कभी ऐसा थोड़ा अंदर जाएगा तो इतना पूछ सकता है। ऑक्सीजन वहीं पे निकल रहा है, तो लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन निकल रहा है। हम लोग जो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, कहाँ पे निकल रहा है? लाइट रिएक्शन। क्लियर है? एक बात ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया? लाइट रिएक्शन की वजह से हमारा क्या क्या बनता है? एटीपी बनता है और NADP बनता है। समझ गए ना? NADPH बनता है। ये दोनों प्रोडक्ट ATP प्लस NADPH, समझ गए? ये दोनों प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, यानी उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलने में यूज होता है। समझ गए? कहां यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। अब समझ में आया कि डार्क रिएक्शन इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर लाइट रिएक्शन ना चले तो डार्क रिएक्शन नहीं चल पाएगा। अंतर क्या है कि अगर ये एक बार हो चुका है तो वो रात में भी हो सकता है। समझ गए? फर्क इतना ही है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब आप देखिए, उसी का एक छोटा सा रूप है। मतलब वो जो दोनों PS1 PS2 एक साथ दिखाया गया था और यहाँ पे सिर्फ PS1 दिखाया जा रहा है। इसमें जो हमारा ये ATP बन रहा है उसके बारे में दिखाया जा रहा है, तो इसलिए ये कोई बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए, जो डार्क रिएक्शन का रिएक्शन है वो थोड़ा हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा डार्क रिएक्शन का साइकिल है, जो हम पिछले बताए थे आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स होगा, कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं ना? दिख रहा है हम लोगों को, है ना? ये एक साइकिल है जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं। कैल्विन नाम का साइंटिस्ट उसको खोजा था। C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है हमारा, समझ गए? ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। कितना है? 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम C3 साइकिल भी रखा जाता है। समझ में आया? और कोई बात नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है C3 साइकिल के माध्यम से होता है, या कैल्विन साइंटिस्ट था, कैल्विन का नाम पे रखते हैं उसको हम लोग। क्लियर है? अब क्यों है? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बना, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और इसको रिसीव कर रहा है ये मॉलिक्यूल, ये भी कई बार पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, ये कौन मॉलिक्यूल है? इसको क्या हम लोग बोलेंगे? ये इस मॉलिक्यूल को CO2 एक्सेप्टर, ठीक है ना? ये सब छोटी छोटी बात है जो आप लोगों को याद रखना है ना? C3 साइकिल में जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है तो रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल कौन है? राइबोलोज 1। ये 5 कार्बन का है। कितना कार्बन का है? ये 5 कार्बन का है। एक कार्बन आया तो ये 3 कार्बन का हम बताए ना, तो यानी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, है ना? कितना मॉलिक्यूल बनेगा? तब ना 6 कार्बन होगा। गौर से देखिए, 5 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन हो गया। और ये 3 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है? अब आप समझिए, ये एक साइकिल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल, इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल है। ठीक है ना? इसका जो जेन्युइन साइकिल है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो अब कार्बन आपको कुछ पूछेगा, जब भी आपको मान लीजिए GS लेवल में पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कौन करता है, ये लिखना है। क्या लिखना है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या रूबी, ठीक है ना? ये बिसफॉस्फेट याद रखना है, 5 कार्बन का प्रोडक्ट है। 1.5 नहीं, 1,5 है, कॉमा 5 है। हाँ, मतलब बिसफॉस्फेट का मतलब कि 2 फॉस्फेट है उसमें, एक कार्बन नंबर 1 से जुटा हुआ है, एक कार्बन नंबर 5 से जुटा हुआ, यही है उसके लिए। ठीक है ना? ये मॉलिक्यूल रिसीव कर रहा है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहा है। जो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? C3 साइकिल, यानी कार्बन 3। पहला प्रोडक्ट कितना है? ये 3 फॉस्फो। इसका भी नाम याद रखना है कि पहला कार्बन प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरेट, वो याद रखिएगा। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे हम आपको बोले थे ना कि लाइट रिएक्शन में जो ATP बनता है और NADPH बनता है, वो दोनों देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ना, देखिए आपको।
ये इस्तेमाल हो गया, एक बार यहां पे इस्तेमाल हो गया, दो जगह हम देख रहे हैं एटीपी का इस्तेमाल होके मान लीजिए हमको ये साइकिल चलेगा और ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल है, यहाँ केवल एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाया गया। अब ये देखिए यही हमारा प्रोडक्ट है ना, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही है ना, क्या कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन, दो प्रोडक्ट मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में अगर मान लीजिए मेजर आपको पूछेगा प्रोडक्ट तो दो ही है ना, एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूसरा हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, लाइट रिएक्शन में, और कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है ना, क्लियर याद रहेगा। अब लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, और डार्क रिएक्शन में उसी का यूज होता है, यूज होकर के हमको ये स्टार्च मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने वाला पहला मॉलिक्यूल कौन है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, दो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है ना, तो ये इसका नाम याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, समझे, और ये बना हमको, तो ये डार्क रिएक्शन है, समझ गए। अब क्या होता है कि कई जगह में कई बार क्या होता है कि जो हम बताए भी थे कि C4 साइकिल भी चलता है, क्या चलता है, हाँ, कुछ प्लांट में, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है ना, जब गर्मी बहुत रहती है तो उस समय में दिन में स्टोमाटा नहीं खुलता पत्ती का, समझे, दिन में स्टोमाटा नहीं खुलता है तो गैस का एक्सचेंज नहीं करता दिन में, लाइट रिएक्शन उसका दिन में ही चलेगा, रात में स्टोमाटा खुलता है, समझ गए। रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ले तो लिया लेकिन उसको ये नहीं है और एनएडीएच नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, तो उसको स्टोर कर लेता है, इसलिए उस समय में रात में उसका C3 साइकिल नहीं चल पाता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये गेट है, मान लीजिए एक बार अंदर कर लिए हम लोग, ठीक है, अभी जमा हुआ, अगर मान लीजिए कि सुबह ही, कल सुबह गेट नहीं खुलना है और क्लास सुबह होना है, तो अभी उसको लेके अंदर रख लेना पड़ेगा, वही काम होता है C4 प्लांट में। तो C4 इसलिए नाम देते हैं कि उसमें पहला जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो 4 कार्बन का है, इसीलिए यहां पे कौन है, 3 कार्बन का। उसका साइकिल थोड़ा सा समझिए, ये एक लाइन में नहीं है ना, हाँ ठीक है, जो C4 प्लांट्स होता है, जैसे मेज है, हम लिखवाए भी थे एग्जाम्पल में, मेज है, सुगर केन है, ठीक है ना, 2 तरह का सेल पाया जाता है उसमें, समझे। एक देखिए मिजोफिल सेल है और नीचे बंडल शीथ सेल है, ये देख रहे हैं ना सेल, एक सेल ये, एक सेल ये, ठीक है ना। ये बंडल शीथ सेल जो है, वास्कुलर बंडल, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, आप इतना समझिए कि 2 तरह का सेल है। इसका केवल प्रोसेस को समझ लीजिए कि ये प्रोसेस जो चल रहा है ना, ये रात में चल रहा है और ये कहां चलेगा, दिन में। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ना, इस सेल में आ गया, और पहला प्रोडक्ट जो है फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड, वहां पे कौन था, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अंतर समझिए दोनों में कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला वहां 5 कार्बन का प्रोडक्ट था और यहां पे कितना, 3 कार्बन का है, ये कितना है, 3 कार्बन का, समझ गए। और नाम क्या है उसका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया, पहला प्रोडक्ट बनाया, देखिए ये C4 एसिड का मतलब, एक याद रख लीजिए, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, OAA, ये बनता है, ये 4 कार्बन का एसिड बना, ठीक है ना। तो अब ये 4 कार्बन का एसिड बना, वो क्या कहलाएगा हमारा, मतलब एक प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, नाम याद रखिएगा उसका। अब ये ट्रेवल होके आएगा किस में, जो
बंडल शीथ सेल है वहां पे ट्रेवल होकर आया, ट्रेवल होकर आके देखिए डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चल जाएगा किस में, ये केल्विन साइकिल बोले थे आपको, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल है ना। तो फाइनली C4 प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके माध्यम से होता है, C3 के माध्यम से होता है। लेकिन जो पहला प्रोडक्ट है उसको रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल और उसको पहला प्रोडक्ट बनाने वाला मॉलिक्यूल थोड़ा अंतर है। दो तरह का सेल है, मेजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, ठीक है ना। दोनों का काम अलग अलग है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनली कन्वर्ट करता है किसमें, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल क्या करता है, रिसीव करता है टेम्पररी रिसीव करके आगे की तरफ प्रोसीड करता है, ठीक है। और इसका अपना एक फायदा है कि जो मतलब हाई इल्यूमिनेशन को काउंटर करता है उसको, ठीक है ना, वो अपना एक बेनिफिशियली बनाया हुआ। लेकिन इसमें जो नाम आपको पूछेगा 3-4 चीज ही पूछेगा कि दोनों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ता है पहला, तो राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट 5 कार्बन का पहला प्रोडक्ट क्या बना, C3 मतलब 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां यहां पे मतलब पहला कार्बन को कौन पकड़ रहा है, 3 कार्बन वाला, और पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 4 कार्बन का, ठीक है ना। तो ये इतना याद रखना है। अब ये साइकिल तो आपको मालूम ही है, हम बताए ही है, ठीक है। इसी को हम लोग क्रैंज एनाटॉमी भी कहते हैं। कई बार मतलब पूछता है कि C4 प्लांट का एनाटॉमी कैसा होता है, क्रैंच, है ना। क्रैंच का मतलब होता है रेत लाइक, बहुत कॉम्पैक्ट सेल। अगर मान लीजिए एक दूसरे, जैसे मान लीजिए ये है ना मुट्ठी, देखिए ले लिए, अब इसके चारों तरफ ये सेल्स है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इस तरह से रेत लाइक जो पैकिंग होता है ना, उसी को हम लोग क्रैंच कहते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये वैस्कुलर बंडल है, अब इसके चारों तरफ इस तरह से सेल मतलब बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग में है। ये हमारा वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल मतलब ट्यूब, नली, और ये हमारा मान लीजिए सेल्स है, देख रहे हैं ना, कॉम्पैक्ट पैकिंग में है ना। तो इसीलिए उस तरह का जो ये जो देख रहे हैं ना, ये कॉम्पैक्ट पैकिंग में रहते हैं चारों तरफ, उसको मतलब हवा छेद के जा भी नहीं सकता है। तो उतना डिटेलिंग नहीं जानना है आपको, केवल इसमें पहला प्रोडक्ट क्या है, कौन रिसीव करता है, समझे, कितना कार्बन का है, इतना तो याद रखना है। उतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका, है ना। तो C4 प्लांट समझ गए। एक चीज पूछता है फोटो रेस्पिरेशन, यहीं पे थोड़ा देख लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन क्या है ना, नाम ये देखिए, रेस्पिरेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि ऑक्सीजन का यूज होता है और एनर्जी बनता है, ठीक है ना। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि लाइट इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है, लाइट इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें एटीपी नहीं बनता है, समझ गए। तो होता क्या है, देखिए अभी हम बताए थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर ये सब मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्या बनेगा, ठीक है ना। और उसमें याद कीजिए कि RuBP राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना ना, है ना, यही बनता है ना। यहीं पे एक एंजाइम आता है रूबिस्को। क्या एंजाइम आता है, ये एक एंजाइम है, क्या ये एंजाइम। तो ये C3 प्रोडक्ट बनाता है हमारा, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है, समझ में आया, जो हम लोग देख चुके हैं। अब आप समझिए ये जो एंजाइम है ना, इसका नेचर समझिए। इस एंजाइम में ये ताकत है कि RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और समय पड़ने पर ऑक्सीजन को भी जोड़ देगा, ठीक है।
बस समझिए, ये 5 कार्बन है अब प्लस 1 कार्बन, कौन? ये CO2 बोला, ये कौन है? CO2 बोला। तो टोटल कितना कार्बन हुआ? 6 कार्बन हो गया, और इससे हमको 3-3 कार्बन का 2 प्रोडक्ट मिल जाता है, मिल गया। इसी को समझिए दूसरे स्थिति में, मान लीजिए कि 5 कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, तो ये 0 हो गया। ये कितना मिला? 5 कार्बन। ये टूटता है 2 कार्बन प्रोडक्ट में और 3 कार्बन प्रोडक्ट में, समझ गए? लेकिन एटीपी नहीं बनता। क्लियर है? तो किसके वजह से होता है? इस एंजाइम की वजह से। इस एंजाइम में पावर है कि जो राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा? लाइट रिएक्शन बेसी होगा। जब लाइट रिएक्शन बेसी होगा तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बेसी होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बेसी होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ज्यादा निकलेगा। ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से इसका मात्रा क्या होगा? बेसी हो जाएगा। तब अब इस प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में कौन बाइंड करने लगेगा? ऑक्सीजन, समझ गए? और हमको मिलेगा क्या? 2 कार्बन का प्रोडक्ट और 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, और आगे का प्रोसेस हमारा रुक जाएगा, समझ गया? और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन, समझ गए? इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कौन कौन सा ऑर्गेनेल इसमें, अब मान लीजिए ये बन गया ना, 2 कार्बन का बन गया, इसको बर्बाद तो नहीं होने देंगे, 3 कार्बन बना तो यूज हो जाएगा हमको आगे, लेकिन 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट तो हमारा बर्बाद हो सकता है। तो इसको यूज करने के लिए एक प्रोसेस चलता है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है। कितने ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? 3। ये क्वेश्चंस आपको पूछता है कौन कौन? ये फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट। ये याद रखिएगा, ये 3 मतलब ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन में, तीनों सेल ऑर्गेनेल। ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं लाइट कलर? इतना याद रखिएगा आप, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग लिख लीजिए कि फोटो रेस्पिरेशन एक फेनोमेना है जिसमें 3 ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है। ठीक है? ये मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट आपका जो ये है ना। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए आप कि एक ये जो कभी कभी मान लीजिए पूछ सकता है आपको कि ये जो मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो हमको कितना चाहिए? 6 गो कार्बन चाहिए, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए हमको 18 ATP और 12 NADPH लगता है, यानी एक कार्बन को फिक्स करने में, ठीक है ना, 3 ATP एंड 2 NADPH खर्चा होता है ना? तो ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है? टोटल मतलब एक बार कार्बोहाइड्रेट, एक साइकिल चलाने में हमको मतलब कार्बोहाइड्रेट एक साइकिल चलने में हमको कितना? 3 ATP और 2 NADPH का खर्चा होता है। 6 साइकिल चलेगा तब जाके 6 कार्बन इन्वॉल्व होगा, और फिर हमको मतलब जो मोनोसेक्राइड है हेक्सोज वो बनेगा, और फिर वही हम लोगों को स्टार्च में जाके परिणत होगा, है ना?
ये याद रखना है थोड़ा सा, आगे बढ़े। कभी ये मान लीजिए पूछ सकते हैं, ये हो गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम दे दिए थे। जो थाइलेक्वाइड के बारे में बता रहे थे ना, ये देखिए थाइलेक्वाइड के बारे में बता रहे थे, ये समझिए थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, समझ रहे हैं। अब इसी थाइलेक्वाइड पे देखिए ये फोटोसिस्टम 2 है, और इसी थाइलेक्वाइड पे देखिए फोटोसिस्टम 1 है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 की वजह से क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है, और इसके वजह से हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए है ना, वाटर स्प्लिट कर रहा है ना, क्लियर है। ये सब मिल करके देखिए, ये सब पूरा मतलब साइकिल चलता है और हाइड्रोजन को पंप करता है, किसमें, बाहर से। ये अंदर का थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, इधर क्या है, स्ट्रोमा। देखिए ये स्ट्रोमा में क्या बता रहा है कि लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अब इस रिएक्शन की वजह से ये देखिए हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आ रहा है, और हमको प्रोडक्ट के रूप में वो सब भी मिल रहा है। तो ये जो ल्यूमेन है, यहाँ पे हाई ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन हो गया। अब यही हाइड्रोजन जब बाहर निकलने लगेगा तो हमको क्या बनाएगा, ATP बना देगा, समझ गए। तो यही उस डायग्राम में बताएगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा रेस्पिरेशन पे, ठीक है। याद कीजिए, जो हम लोग स्टार्च है ना, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका पॉलीमर है, जितना हम लोग भोजन लेते हैं ना, चावल लेंगे, रोटी लेंगे, या फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, उसमें जो भी स्टार्च स्टोर्ड है ग्रेन्स में, वो किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। ये डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन के बाद ये क्या बनेगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। बन गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है एब्जॉर्ब होगा, कहां पे, थोड़ा सा मैं देखिए, ये जो स्टार्च है ना,